अब तो विपक्ष में कुछ एमएलए ऐसे भी थे जो सो रहे थे, वो आज अख्तरुल ईमान साहब को देखने के बाद विधानसभा में बोलने लगे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस कानून को रोकने के लिए हम अपनी गर्दन को कटा सकते हैं। ये सवाल दूसरे लोगों से होना चाहिए कि दूसरे लोग सीमांचल का दौरा करते हैं और एक बड़ी जनसैलाब शो करते हैं कि नहीं हम अफ्तार करने आए हैं। उस अफ्तार का माना क्या होता है हमको तो नहीं पता। मैं भी समझ रहा हूँ कि जितना अख्तरुल ईमान साहब जातीय जनगणना पर बात किया हो, शायद मैं समझता हूँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नहीं किए होंगे। अब एमआईएम में जो लोग जीते वो चले गए, उन पे हम बात नहीं करेंगे। उन पे सवाल है कि अब आने वाले दिनों में हिसाब हो जाएगा। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और कुछ माह बाद ही चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के तमाम तर राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। और आपको ये भी पता है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी का दौर जारी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टी के द्वारा इफ्तार पार्टी दिए जा रहे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। और बाकी अभी हम पवाखाली आए हुए हैं। पवाखाली में मेरे साथ ये राहिल अख्तर जी मौजूद हैं, जो कि एआईएमआईएम से ताल्लुक़ रखते हैं। एआईएमआईएम के जिला सचिव हैं। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना चाहेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर अभी वक्फ संशोधन बिल हो, इस पर बात करना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हैं। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक और ज़्यादातर फोकस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होगा। तो सबसे पहले राहिल अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव। शुक्रिया आपका, आप आए यहाँ फिरदौस भाई। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? और उससे पहले सबसे पहले ये बताइए कि अभी रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में इफ्तार पार्टी का दौर देखा जाता है कि तमाम तर पार्टी के द्वारा इफ्तार पार्टी दिया जा रहा है। एमआईएम का क्या इसमें है? एमआईएम की इफ्तार पार्टी क्यों नहीं दे रहे? एमआईएम में तकरीबन अफ्तार का सिलसिला सिर्फ ये चुनावों को देखकर नहीं है, बल्कि ये हमारे दिन में है। तो हमेशा हम लोग अफ्तार का आयोजन जो है करते आ रहे हैं और आज भी है, कल भी था, कल भी करेंगे। अब रही सवाल, ये सवाल दूसरे लोगों से होना चाहिए कि दूसरे लोग सीमांचल का दौरा करते हैं और एक बड़ी जनसैलाब शो करते हैं कि नहीं हम अफ्तार करने आए हैं। उस अफ्तार का माना क्या होता है हमको तो नहीं पता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपके यहाँ एक खजूर से अफ्तार करने से मुझे आपके मसाइल अगर हल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो अफ्तार का मतलब बेकार है। अभी कुछ राजनीतिक दल आए, सीमांचल में अफ्तार भी किए। जाहिर सी बात है खजूर खाने से मसले नहीं हल होंगे। जिस तरीके से आज एक वक्फ का मामला है, एक काले कानून आप पर थोपा जा रहा है, उस पर हम जाएंगे बाद में। लेकिन हम उससे पहले ये चाहेंगे कि जो आप बोल रहे हैं कि इफ्तार से मसला नहीं हल होने वाला है, तो जो इफ्तार पार्टी दी जा रही है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो क्या एक चुनावी लाभ के लिए या फिर कोई सवाब की नीयत से? नहीं, हम लोग तो सवाब की नीयत से कर रहे हैं। चुनावी लाभ क्या? जो दूसरा अदर पार्टी दिया रहे हैं, वो आपकी नज़र में वो लोग क्या चुनावी राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें कि वो एक चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का अफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि सीमांचल में कोई पटना से आने के बाद जो है इतने अफ्तार का ये करे, लेकिन हाल ही में चुनाव है इस साल में और वही का लाभ लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो चुनाव क्या लगता है कि इफ्तार पार्टी से वोट, मतलब कि वोट प्रतिशत बढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लोग शुरू दिन से देखते हुए आ रहे हैं कि मेरे यहाँ कौन, हालांकि ये सिलसिला बहुत पहले से आ रहा है कि आप पूरे रोज़ा आप रखिए और शाम के टाइम हम आए और एक टोपी पहन लें और आपके यहाँ खजूर खा लें। तो ये मसला शुरू दिन से लोग देख रहे हैं कि कौन हमारे यहाँ हमको टोपी पहना के खुद टोपी पहन के जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखा जाता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एआईएमआईएम की लहर चली थी, इस बार क्या लहर हो पाएगी उस तरह से? बिल्कुल, उससे कई गुना लहर बरकरार है। आज आप देखिए कहीं सारे विधानसभा की बात कर रहे हैं। और रही सवाल कि क्यों नहीं लहर चलेगी, एमआईएम में लोग इसलिए वोट करते हैं कि आपके मसले विधानसभा में उठा सके। और रही सवाल कि आज मैं आज की तारीख में बताऊं कि आज जो मेरे पास आप मौजूद हैं, आज गर्दनी बाग में एक ऐतिहासिक जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इमारत शरिया के इससे। तो कई लोग वहाँ पहुँचे और जिसमें हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब हैं और शुरू से इस धरने के लिए वो नज़र जमाए हुए हैं कि नहीं वक्फ के ख़िलाफ़ हमको आना चाहिए। उन्होंने अभी कहा, इंडिया टीवी में हम लाइव देख रहे थे, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस कानून को रोकने के लिए हम अपनी गर्दन को कटा सकते हैं। तो ये बहुत कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ में आप जो कानून बना रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को आप हमारे छीन
छीनना चाह रहे हैं, ये गैर संवैधानिक कानून है, तो कहीं ना कहीं ये आप इस तरह से आप नहीं कर सकते। किसी सांप्रदायिक ताकत को लेकर के आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ में ये कानून है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तमाम तर मुस्लिम संगठनों के द्वारा, दबाव पड़ेगी इस पर बीजेपी पर? क्योंकि बीजेपी, हमको तो लगता नहीं कि बीजेपी पर दबाव पड़ेगी, क्योंकि वो अपने धुन में चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जो सहयोगी है उसके बारे में आपका क्या विचार है कि वो इस पर कुछ निर्णय लेंगे इस तरह से दबाव से? मुझे लगता है कि गैर संवैधानिक जो कानून है वो किसी पे नहीं लागू होनी चाहिए। और ख़ास करके जेपीसी के जो चेयरमैन है, मैंने आज उनका बयान सुना, बहुत ही अमर्यादित बयान है कि एक कानून बहुत अच्छी कानून है, इस कानून को लागू होना चाहिए। अब जेपीसी के चेयरमैन तो उनको होना ही नहीं चाहिए था। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू दिन से कह रहे आ रहे हैं कि भाई गैर जो मज़हब के लोग हैं वो हमारी बातों को क्या जानेंगे। रही सवाल कि अभी जगदम्बा पाल का जो बयान आया, जेपीसी के चेयरमैन है, वो भी आज गर्दनी बाग के इसमें बयान दिए हैं कि नहीं, इस तरह का कानून जो है लागू होना चाहिए देश में। कहाँ से लागू होना चाहिए बताइए, जब हमारी मस्जिदें नहीं रहेंगे, हमारे ईदगाह नहीं रहेंगे, हमारे कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, हमारे शनाख्त आप हमसे छीनना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क भर के मुसलमान नहीं बर्दाश्त करेंगे इसको। बहुत सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि अदर कौम के भी अलग अलग बोर्ड हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, सबके बोर्ड हैं, लेकिन सभी अपने अपने बोर्ड में अपने अपने लोगों को ही शामिल किए हैं। लेकिन मुसलमानों को का जो वक्फ बोर्ड है, इसमें मतलब गैर मुस्लिम को शामिल करने की क्या ज़रूरत है? यही तो बात है ना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू दिन से इस चीज़ को कहते आ रहे हैं, और बिहार में हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब भी शुरू दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं कि जगदम्बिका पाल जो है जेपीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं, आप किस तरह से बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। आप पता है कि आपको एक समुदाय के खिलाफ में जो आप कानून बना रहे हैं, ये कानून बिल्कुल आप ये समझिए कि ये फंडामेंटल राइट्स आप उनके छीन रहे हैं। जो जायदाद, जो ज़मीनें, जो ईदगाह में, जो कब्रिस्तान में, जो मस्जिदें में उन्होंने हमारे पूर्वजों ने वक्फ किए हुए हैं, आप आज एक सिर्फ उसको आप जो है आप कॉरपोरेट घराने को देना चाहते हैं। तो ये एक उन लोगों के खिलाफ कानून है कि कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर किया जाए हिंदुस्तान में। इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो AIMIM की क्या रणनीति रहेगी वक्फ बिल को लेकर के? क्या लगता है कि वक्फ बिल AIMIM के लिए एक अपॉर्चुनिटी है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए? नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव को देख करके नहीं। जो भी कानून गैर संवैधानिक होते हैं, जो भी कानून किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो सब के लिए MIM आवाज़ उठा रही है और आगे दिनों में उठाती रहेगी। MIM कभी सत्ता का, कभी पावर का फिक्र नहीं करते हैं। MIM हक की आवाज़ है, और जिस तरीके से पूरे अल्पसंख्यकों की बात आज विधानसभा की पटल पर जनाब अख्तरुल ईमान साहब रख रहे हैं, आप जानिए कि ये वक्फ का काला कानून अभी लागू नहीं हुआ। नीतीश कुमार के सुरक्षा में रहे एक सुरक्षाकर्मी कब्रिस्तान को अपने कब्जे में ले रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में भी ये बात रखी, विधानसभा क्वेश्चन हुआ। तो समझिए कि जब ये काला कानून अभी लागू नहीं हुआ है और अभी से जो है वक्फ के प्रॉपर्टी को जो है वो लोग जो है अपनाने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए सुशासन, शासन और जो भी कहिए, कहीं ना कहीं ये फेलोर है। कहा जाता है कि वक्फ जो है, जो बिल है, उसको लेकर के जो भी हो पार्लियामेंट में देखी जाएगी, लेकिन जिस तरह से अदर राजनीतिक पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, AIMIM हो, RJD हो या फिर कांग्रेस हो, इससे क्या होने वाला है? ये विपक्ष कर रहे हैं, आपके विपक्ष कर रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो जितने भी हल्ला कर रहे हैं, ये सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मुसलमान के ऊपर एक थोपा हुआ कानून को बनाया जा रहा है, जिससे मुसलमान की तबाही और बर्बादी हो। ये कानून मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया बिल है, ठीक है। मुसलमानों के फंडामेंटल राइट का हनन है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का मकसद है। बिल पास हुआ तो ख़तरे में मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान है। वक्फ की ज़मीन हड़प कर कॉरपोरेट को देने की ये तैयारी है इस बात। तो अच्छा, तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में CAA NRC को लेकर के आंदोलन हुआ, इस बार भी वैसा ही होगा वक्फ बिल को लेकर के? जाहिर सी बात है। आज हमारे पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने पटना में कहे हैं कि अगर ये कानून नहीं लागू हो और हमें गर्दन कटाना पड़े तो हम कटाने के लिए तैयार हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त इस कानून को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बेचैन हैं कि ये कानून हर चीज़ को नष्ट करने वाली कानून है। ये कानून हर चीज़ को नष्ट करने वाली कानून है। तो अच्छा, एक जैसे कि आपको पता है कि ये RJD सीमांचल में अपना जनाधार बनाने के लिए मतलब कि कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो यहाँ के सीमांचल के लोग आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा करते हैं वही
उनको दगा दे करके किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो फिर इस बार फिर कैसे आप पर भरोसा करेगी जी सीमांचल की आवाम? नहीं, ये सवाल ये है कि जो जाने वाले थे वो चले गए और भी दीगर पार्टियों में ऐसा होते आ रहा है। ठीक है, कई सारे कांग्रेस, मुझे लगता है कि इससे जो साल रहा, गुज़िश्ता साल रहा, 42 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। लेकिन मुझे मालूम है कि किसी के ज़ुबान पे नाम नहीं है। अब एमआईएम में जो लोग जीते वो चले गए, उन पे हम बात नहीं करेंगे। उन पे सवाल है कि अब आने वाले दिनों में हिसाब हो जाएगा। जो भी दिन है, अब जो भी दिन चुनाव के रह गए, अगर जनता, जाहिर सी बात है जनता के हाथ में है, आने वाले दिनों में उन्हें भी चुनाव लड़ना है और एमआईएम को भी चुनाव लड़ना है। और आप जानते हैं कि एमआईएम इस वक्त एमआईएम को जिस तरह से लोग देख रहे हैं, चाहे वो कोई विधानसभा में हो, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि भाई मेरी लड़ाई अगर कोई लड़ सकती है वो एमआईएम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और क्योंकि यही सच्चाई है, अभी आप कितने दिनों का सत्र चला, 28 तक लाट सत्र है, आप देख रहे हैं कि आपके मसाइल को किस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब लड़ रहे हैं और किस तरीके से पूरे अक़लियत की आवाज़ बनकर बिहार विधानसभा में एक लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं शुरू दिन से। तो ये जनता जानती है, सब देख रहे हैं। एमआईएम ही सही पार्टी है क्या? आखिर क्या खासियत है एमआईएम में? बहुत सारी पार्टियां हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम ही सबसे ख़ास हैं। नहीं, एमआईएम क्या ख़ास है कि एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ना, किसी के नीचे में जो है, आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी के अंडर में रह करके ये काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक लीडर विभाग है, वो अपनी बात रखते हैं और संवैधानिक तरीके से रखते हैं, है ना। चाहे वो पार्लियामेंट में हमारे बैरिस्टर साहब हो या विधानसभा में पटना में जनाब अख्तरुल ईमान साहब हो, बाहर से देख लीजिए। अच्छा, एक बात है फिरदौस भाई, जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना इसलिए हुआ कि बिहार में जो बीमारी है सभी जाति की, उस जाति की बीमारी को पकड़ी जाए। कितने परसेंट लोगों में कितना नौकरी है, कितने क्या है, नहीं है। किसी नेता के, ईमानदारी से बताइए, किसी नेता के ज़ुबान पे ये बात है जातीय जनगणना वाली बात? इतने करोड़ रुपए खर्च करके, इतना अरब रुपए खर्च करके बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, लेकिन ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि कितने जातीय को कितनी नौकरी है, कितनी जाति कितने खुश हैं, अपर के जाति खुश हैं, लोअर के जाति खुश हैं या नीचे के जाति खुश हैं। लेकिन सवाल है, अगर इस वक्त किसी के मुँह में है ये सब बातें, तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब पे है। अख्तरुल ईमान साहब आप सारी बातें रख रहे हैं कि भाई आप, हमें कितना नुकसान हुआ, सुरजापुरियों को कितना नुकसान हुआ, सिरसाबादी बिरादरी को कितना नुकसान हुआ, कुल्हैया को कितनी नौकरी है, स्वर्ण बिरादरी को कितनी नौकरी है। इनके अलावा पूरे बिहार में मुझे वो विधायक या वो कोई सांसद बता दीजिए जो इस तरह से गिनवा रहा हो कि किसको कितना क्षति है। लेकिन ये चीज़ सरकार अपनी ज़ुबान पे इसलिए नहीं ला रही है कि जनता जागरूक हो जाए, जनता जान जाए कि मेरा हनन किया हुआ है। ये गवर्नमेंट जो बैठा हुआ है, सुशासन का सरकार, और जो है खुद जो है इस वक्त मेरा हनन करके बैठा हुआ है। सरकार इसलिए इन बातों को नहीं ला रहा है। और विपक्ष जो है, नेता प्रतिपक्ष, मैं भी समझ रहा हूँ कि जितना अख्तरुल ईमान साहब जातीय जनगणना पर बात किया हो, शायद मैं समझता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नहीं किए होंगे। तेजस्वी यादव भी नहीं किए होंगे। अच्छा, इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा किन मुद्दों पर होगा? क्या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर ऐसे ही ये सब जो बिल लाए जा रहे हैं इस पर चुनाव होगी? क्या लगता है आपको, किस पर चुनाव? सारी मुद्दे होंगे फिरदौस भाई, वो स्थानीय मुद्दे भी होंगे। बिहार में हमारे किशनगंज में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाढ़ के सैलाब आते आते किस तरह से सैलाबों से लड़ना पड़ता है, किस तरीके से लोग तबाह हैं, 10-10 बार घर को तोड़ना पड़ता है, इस पार से उस पार जाना पड़ता है, पुल है, सड़कें नहीं है, सड़कें जर्जर है। ये सारी चीज़ें लड़ाई के लिए है। अब लड़ाई सवाल ही नहीं है, जो हक है वो हक की बातें कर रहे हैं और यही सब बातों में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल क्या है? बिल तो आज चुनाव नहीं भी होगा तो एमआईएम बिल के खिलाफ खड़े हैं। चुनाव की ऐसी कोई लालसी नहीं है। हम लोग तो चुनाव के, आज भी कोई अगर बिल के खिलाफ आज बोल दिया हमारे मुखिया ने, पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग गर्दन कटा देंगे अगर इस बिल को लागू करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का एक अलग लड़ाई है वो। लेकिन जो ज़रूरती सहूलियत है, आपको बुनियादी जो सहूलियत है जो हर एक दिन इंसान को चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नौकरी है, सड़कें हैं, पुल है, पुलिया है, ये सारी चीज़ों को काम कर रहे हैं। ये जो गर्दन कटा देंगे तो वो तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन एक्चुअली में मतलब क्या किया जाएगा एआईएमआईएम के पार्टी से की तरफ से इस बिल को रोकने के लिए? हम लोग लड़ेंगे भाईजान, हम लोग सड़क पर लड़ेंगे। जो संवैधानिक लड़ाई है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम सड़क पर लड़ें और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ें। और हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस बिल के खिलाफ करा है, सभी लोग लड़ेंगे। अच्छा, अख्तरुल ईमान जी ने एक विधानसभा में
एक मतलब कि बयान दिया था कि मुसलमानों को आज भी शिक्षा और रोज़गार से महरूम रखा गया है। तो क्या आप मानते हैं इस बात को कि सच में मुसलमानों को शिक्षा और रोज़गार से महरूम रखा गया है? ये अख्तरुल ईमान साहब कहाँ कह रहे हैं? ये सारी कमेटी आपने जब से जितने कमेटी गठित की है हिंदुस्तान में रिपोर्ट तैयार करने के लिए, चाहे वो कुंडू कमेटी हो, सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, ये सारी कमेटी ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान में बस से बदतर अगर हालत किसी की है, दलित से भी ज़्यादा अगर हालत किसी की ख़राब है तो वो मुस्लिम है। ये बात तो कमेटी कह रहा है ना, तो उन बातों को अख्तर साहब हमारे कह रहे हैं। रही सवाल कि वो तो जितने डाटा बेसिस पे बात कर रहे हैं ना, वो तो ये तो रिपोर्ट कह रहे हैं ना, ये अख्तरुल ईमान कहाँ कह रहे हैं? तो अच्छा, आपके विरोधी कह रहे हैं कि AIMIM सिर्फ एक ख़ास समुदाय को लेकर के चलते हैं, सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को लेकर के चलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं समझ सकता हूं कि जब से हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब जीत के गए हैं और उन्होंने विधानसभा में जितनी बात दलित की है ना, पिछड़ों की, मुस्लिम की है, और मैं समझ सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक वो होता नहीं है कि अंधे के आगे जो है ताली बजाना, बहरा के आगे, कहीं वही कहानी है। आपने देखा कि अख्तरुल ईमान साहब सबकी बात करते हैं, वो हमेशा से एक बात अपने ज़ुबान पे रखते हैं कि मैं सीमांचल एक कश्ती है, सीमांचल में सभी समुदाय के लोग बैठते हैं, रहते हैं, इस कश्ती को अगर पार लगाएंगे तो सभी जाति के लोग पार होंगे, यानी कि कोई एक जाति नहीं होंगे। आज सीमांचल की उत्थान कर रहे तो क्या सीमांचल में सिर्फ मुस्लिम है? मुझे बताएं, सभी जाति के लोग हैं ना। और अख्तरुल ईमान साहब हमेशा से कहते हैं कि सीमांचल के उत्थान के लिए इसमें सभी वर्गों का विकास होगा, सभी लोगों का उत्थान होगा। अच्छा, AIMU को लेकर बात करना चाहेंगे। जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, वह लगातार AIMU को लेकर के सदन के आगे बैनर पोस्टर लेकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन आज तक AIMU को लेकर के कोई भी हल नहीं निकल पाती है। और जबकि विपक्ष की पार्टियां भी ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ AIMU का जो सिलापट है वो लगा करके चले गए, उसके अलावा आज तक कांग्रेस भी ध्यान नहीं दिया जब तक उसकी सरकार रही। फिर बाद में तो खैर आज तक उस पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर भी देखा जाए तो किशनगंज में कांग्रेस बहुत समय से राज करती आ रही है, कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन आज तक कोई इस पर हल नहीं हो पाया है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए, जिस वक्त यहाँ के शिलापट किया गया था उस टाइम मैडम सोनिया गांधी थी, और उसी दौरान जो है मल्लापुरम और केरल में भी आपका सेंटर दिया गया था, और जाहिर सी बात है दोनों जगह सेंटर बन के तैयार हो गया। लेकिन किशनगंज AIMU शाखा आज भी जो है पुकार रहे हैं कि मुझे जो है एक शाखा का रूप दिया जाए। इसमें सभी लोगों का आगे आना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि मतलब कि जो है कांग्रेस शासन हो या फिर BJP शासन हो, सभी के द्वारा किशनगंज को नज़रअंदाज किया गया है विकास के मामले? जी बिल्कुल किया गया है, विकास के नाम पे नज़रअंदाज। हालांकि यहाँ तो एक बार BJP के सांसद रहे, बाकी दिनों में तो कांग्रेस के ही रहे। लेकिन केंद्र में जिस वक्त खुशी की बात यह है कि जिस वक्त यहाँ शिलान्यास किया गया था AIMU सेंटर का, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस अगर शुरुआती दिनों में चाहती तो एक जो है अलग से जो है इनके लिए एक राशि आवंटित करके काम करा सकते थे, लेकिन नहीं करा पाए। अब उसके बाद जो है अब काफ़ी दिनों से जो है AIMU को लेके हम लोग हंगामा कर रहे हैं। और कुछ उस टाइम सरकार के भी लोग थे, जब हम लोग मेरे ख्याल से AIMU का धरना मुझे याद है, वो दिसंबर का महीना था, 3 धरना हो चुका था, लेकिन बिहार सरकार के कुछ लोग नहीं थे। उसमें भी बढ़ चढ़ करके हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब थे, और मरहूम मौलाना सांसद असरार साहब थे। इन लोगों की ख्वाब था कि भाई AIMU सेंटर हो, लेकिन आज अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ये राजनीतिक दृष्टिकोण से एक हानि है हम लोगों का। स्थानीय मुद्दा के बारे में बात करना चाहेंगे। ठाकुरगंज में क्या मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में, अगर आप देखना चाहें तो? क्योंकि अभी RJD से मतलब कि जो विधायक हैं सऊद असरार साहब, उनको लेकर के लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। क्योंकि हम जगह जगह जाते हैं, देखते हैं कि नाराज़गी इसलिए देखी जाती है क्योंकि विकास के मामले पर हो या फिर चेहरा दिखाने के मामले पर हो। लेकिन विकास के मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के? किन मुद्दों पर चुनाव होंगे स्थानीय मुद्दों पर? ठाकुरगंज में कई सारे विकास के ये मुद्दे हैं। अब ये नहीं कि ठाकुरगंज में बहुत सारे ऐसी बात है कि ठाकुरगंज आप देख लीजिए, अभी आप आ रहे हैं जिस रूट से किशनगंज से, यहाँ से लेके ललिया से लेके जयपोखर तक बॉर्डर रोड है। बॉर्डर सेंटर फोर्स जाते हैं, BSF के लोग जाते हैं इधर से, और मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एक नेपाल को जोड़ने वाली सड़क है। लेकिन देखिए यहाँ से हम लोग किशनगंज जा रहे हैं तो हम लोग को 1.5 से 2 घंटा लग रहा है। उतना समय किशनगंज हम लोग
सिलीगुड़ी जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रोड की चौड़ीकरण ना होना, और आपको ऐसे पुल हैं जैसे हमारे जो है अभी मेरे ख्याल से 7, 8, 10 ऐसे पुल हैं जहाँ पुल हो जाए। हमारे पवाखाली को ले लीजिए, अभी ठेका बस्ती चांदमनी हमारे रसिया के पास अगर पुल हो जाए, पवाखाली डेवलप होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। पुल होगा तो लोगों का आवागमन होगा, मार्केटें डेवलपमेंट होंगे, लोग डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामें होंगे। ये सारी चीज़ें अगर कहीं ना कहीं अगर इस वक्त ठप है तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुरगंज विधानसभा में हम जो देख रहे हैं, तो स्थानीय विधायक को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और एमआईएम की लड़ाई शुरू दिन से रही है और इस बात को जनता जानती भी है। आज खरखरी भेरभेरी का जो पुल हुआ है, मैं साफ तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ, खरखरी भेरभेरी का पुल जो है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब है। पहला धरना जब खरखरी में हम लोग किए थे तो उस वक्त अगर कोई बात थी पुल की तो अख्तरुल ईमान साहब धरना में बैठे थे। और लोग कहते हैं कि धरना में बैठ के, मैंने तो देखा कि अब तो सरकार के लोग भी धरना में बैठने लगे हैं। अब तो सरकार के लोग भी अख्तरुल ईमान साहब को देखने के बाद विधानसभा में बोलने लगे हैं। अब तो विपक्ष में कुछ एमएलए ऐसे भी थे जो सो रहे थे, वो आज अख्तरुल ईमान साहब को देखने के बाद विधानसभा में बोलने लगे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत लोगों को जो है कम से कम कुछ ना दिया तो ऐसे लोगों को बोलना तो सिखाया, बोलना सिखाया। चलिए, बस लास्ट में अंत में क्या कहना चाहेंगे अपने ठाकुरगंज विधानसभा वासियों को या फिर जिला वासियों को आप? हम यही कहेंगे, ठाकुरगंज विधानसभा में इस बार एमआईएम बहुत अच्छे से काम कर रही है शुरू दिनों से, और उम्मीद है कि इस बार एमआईएम इंशाल्लाह ठाकुरगंज में कामयाबी होगी। और मैं आप तमाम आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ठाकुरगंज में इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से इस बार एमआईएम के एमएलए बनेंगे। कौन कैंडिडेट होंगे? कैंडिडेट पे तो पार्टी के जो है पार्लियामेंट बोर्ड शीर्ष नेतृत्व ये लोग फैसला लेते हैं। हम तो अदना सा खादिम है एमआईएम के, और बाकी ये लोग फैसला लेंगे। जिनके नाम पे मोहर लगाएगा हम लोग लब्बैक कहेंगे और काम करेंगे, इंशाल्लाह एमआईएम के एमएलए जिताएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहिल अख्तर साहब। ये थे राहिल अख्तर साहब जो कि एआईएमआईएम के जिला महासचिव है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आपका कुछ जो भी राय है आप राय रख सकते हैं, बिल्कुल सभ्य तरीके से आप अपना राय रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।